अपने जीवन काल में हजारों एक्सपेरिमेंट करने वाले थॉमस एडिसन से एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि क्या साइंटिफिक एज गुजर चुकी है, पास हो चुकी है। उन्होंने उसे बड़े आश्चर्य से देखा और कहा कि मुझे लगता है कि अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। दुनिया भर में किसी भी कालखंड में अलग अलग स्थानों पर उस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं कि जब वो कुछ समय के बाद आपस में जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़े साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को जन्म देने की उनकी ताकत रहती है। कुछ इसी तरह की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी आप देख सकते हैं। दुनिया भर में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं उस प्रकार के इंपैक्ट को जन्म दे सकती हैं जो कि विश्व युद्ध की तरह का हो सकता है। अभी हमने हाल ही में वेनेजुएला पर यूएस के अटैक की खबर को ठीक से समझा ही था कि एक और खबर आ गई कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की वायु सेनाओं ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की है। सीरिया में एयर स्ट्राइक आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट के हथियार और विस्फोटक भंडारण सुविधा पर की गई है। इस घटना को समझेंगे, इसके इंपैक्ट को समझेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि दुनिया भर में जो अलग अलग स्थानों पर घटनाएं हो रही हैं उनका किस तरह का संभावित इंपैक्ट हो सकता है। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की वायुसेनाओं के द्वारा कहां पर हमला किया गया है सीरिया में, इस बात को देख लेते हैं। सीरिया में एक मध्य प्राचीन शहर है, मध्य एरिया में पड़ने वाला एक प्राचीन शहर है पलमायरा। इसके उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ियां स्थित है और वहां पर कथित तौर पर आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट के एक भंडारण सुविधा है जो कि विस्फोटकों से जुड़ी हुई है, हथियारों से जुड़ी हुई है। इसी की सुरंग पर हमला किया गया है। हमला किसने किया है? ब्रिटेन की या यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान FGR-4 का इसमें इस्तेमाल किया गया है और साथ ही फ्रांस के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया है। इनको हवा में ही ईंधन भरने वाली सुविधाओं से ये सज्ज थे, जिसमें इन्होंने वॉयजर रिफिलिंग टैंकर का इस्तेमाल किया है और जिस बम का यहां पर इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है पेव वे गाइडेड बम। पेव वे गाइडेड बम है, इसका इस्तेमाल किया गया है ताकि इस सुविधा तक पहुंचने वाली सुरंगों को निशाना बनाया जा सके। जो ब्रिटेन की डिफेंस डिपार्टमेंट है उससे जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसने सीधे तौर पर कहा है कि दोनों ही देशों की जो लड़ाकू विमान है उन्होंने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को पूरा किया है। वो अपने स्थानों पर सुरक्षित वापस भी लौट गए हैं। सबसे प्रमुख रूप से आपको यह जानना है कि इसका प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण को हम जानेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। इस कोर्स की सबसे खास विशेषताओं में शामिल है कि जब इस कोर्स को करने के बाद आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इसमें भी अगर आप छूट चाहते हैं तो इस कोर्स को लेते हुए आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स से जुड़ने के दौरान तो इसमें भी आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही आपको प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन जो मटेरियल उपलब्ध होगा वो इंग्लिश में होगा। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है। इससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर दीजिएगा। अब घटना को ठीक से समझते हैं। ये तो आप समझ गए कि कहां पर यह अटैक किया गया है, इसका कारण क्या था। अगर इसके कारणों को देखें तो इसके कारण के रूप में 2-3 चीजें हमारे सामने आती हैं। एक तो वर्ष 2019 में क्षेत्रीय हार हो चुकी है इस्लामिक स्टेट की। 2014 में इसने सीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 2019 में इसकी क्षेत्रीय हार हुई। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज का लगातार ये टारगेट है कि किसी भी रूप में इसके पुनरुत्थान को रोकना है, इस्लामिक स्टेट के पुनरुत्थान को रोकना है और इस तरह के हमले हमें बार बार देखने को मिले हैं इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वो वस्तुतः आईसिस के हमलों को रोकना चाहते हैं, उसके पुनरुत्थान को रोकना चाहते हैं। पुनरुत्थान को क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि अगर इसका पुनरुत्थान हुआ तो मध्य पूर्व की जो क्षेत्रीय स्थिरता है, हालांकि मध्य पूर्व पूरी तरह से क्षेत्रीय रूप से स्थिर नहीं है, लेकिन उसकी जो भी
एक ऑर्डर बना हुआ है वो फिर से एक बार फिर खतरे में पड़ सकता है। एक कारण यह है, साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आईसिस के प्रमुख टारगेट्स में वेस्टर्न कंट्रीज और उसका कल्चर प्रमुख रूप से रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर है, और साथ ही कहीं ना कहीं यह भी संदेश दिया गया है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जो पश्चिमी देश हैं, क्योंकि ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, तो आतंकवाद के विरुद्ध वो पूरी तरह से एकजुट है। यह भी संदेश कहीं ना कहीं देने का प्रयास पूरे विश्व में किया गया है। यहां पर आपको यह भी समझने की आवश्यकता है, अगर आप पलमायरा शहर, यह समझने की आवश्यकता है कि सीरिया की संकट की शुरुआत कब से हुई थी। सीरिया के संकट को थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो पलमायरा शहर है ये दुनिया के सबसे पुराने सांस्कृतिक शहरों में शामिल है। अगर इसके प्रमाण की बात करें तो 19वीं शताब्दी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 19वीं शताब्दी की मिट्टी की पट्टियों में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, उसके उत्तर में ही यह हमला हुआ है। अगर हम सीरिया के संकट को समझें तो सीरिया के संकट की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। आप जानते हैं कि अरब स्प्रिंग का धीरे धीरे विस्तार मध्य पूर्व के क्षेत्र में भी हुआ था। वर्ष 2011 में हुआ क्या था कि सीरिया का एक शहर है दारा, वहां पर कुछ टीनेजर्स ने बशर अल असद की सरकार के खिलाफ कुछ नारे लिख दिए थे, उनको पकड़ लिया गया, यातना दी गई, और उसके बाद एक बहुत ही डेमोक्रेटिक समर्थक लोगों का आंदोलन वहां पर शुरू हुआ, और धीरे धीरे यह आंदोलन वर्ष 2012 तक सशस्त्र संघर्ष में तब्दील हो गया। सीरिया में कुछ समस्याएं पहले से ही विद्यमान थी, जैसे सीरिया में वर्ष 2006 से वर्ष 2010 के दौरान एक बहुत ही गंभीर सूखा पड़ा था। सीरिया में व्यापक रूप से सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार पहले से ही विद्यमान है, और साथ ही उच्च बेरोजगारी दर भी यहां पर विद्यमान थी। ये सारी चीजें जब आपस में जुड़ी तो ये वर्ष 2012 तक एक मल्टी प्रोन्स्ड संघर्ष के रूप में तब्दील होता चला गया, और इस तरह से तब्दील होता चला गया कि इसके अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग फोर्सेस का कब्जा होता चला गया। अगर आप बशर अल असद को देखेंगे तो उसकी सरकार को रूस ने, हिजबुल्लाह ने और ईरान ने समर्थन दिया। अगर आप विपक्षी नेताओं को देखेंगे, विपक्षी दल को देखेंगे, तो उसमें जो फ्री सीरियन आर्मी थी, जो सीरियन नेशनल आर्मी थी, तुर्की और कुछ पश्चिमी देश शामिल थे। अगर इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप जानते हैं कि एक कुर्द समूह रहता है, तो कुर्द डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस है, जिसको आप सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के नाम से जानते हैं, उसको यूएस का समर्थन प्राप्त हुआ। कुर्द, साथ ही यूएस इसमें किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होता रहा। कई और भी फैक्शंस लगातार शामिल होते रहे। अगर आप अक्टूबर 2025 की स्थिति को देखें तो सीरिया कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इस सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहाँ ये जो हरे वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इस पर टर्किश प्रभाव है। इसके अलावा जो सामान्य तौर से आप सफेद वाला एरिया देख रहे हैं, तो आप ये जानते हैं कि दिसंबर 2024 में जो एसटीएस है, एसटीएस हयात तहरीर अल शाम, उसके, और फिर वर्ष 2025 में उसके नेता अहमद अल शरा यहां के एक तरह से प्रेसिडेंट घोषित कर दिए गए हैं, जिन्होंने, ये जो एसटीएस है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रभावी था, और वर्ष 2024 में दिसंबर महीने में इसने दमिश्क पर, जो राजधानी है इसकी सीरिया की, उस पर कब्जा कर लिया था, और बशर अल असद मॉस्को चले गए थे, देश छोड़ करके भाग गए थे। यहां इस एरिया पर यूएस का प्रभाव है, यहां भी एक संगठन प्रभावी है, इस पर इजराइल प्रभावी है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव, अलग अलग फैक्शंस के प्रभाव को आप देख सकते हैं। सीरिया का संघर्ष लगातार बढ़ता चला गया था। अगर आप सीरिया के संघर्ष की बात करें तो वर्ष 2011 से लेकर के अब तक के ये माना जाता है कि 5 से 6 लाख लोगों की मौत हुई है। लगभग 1.2 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, जिसमें से 60 लाख जो है वो शरणार्थी हैं। सीरिया के लगभग 40% स्कूल समाप्त हो गए हैं, बहुत से अस्पताल नष्ट हो गए हैं, 80% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, गरीबी में पहुंच गई है। इतनी बुरी हालत सीरिया की हो गई है। तो ये सिर्फ सीरिया का संकट है, ये बहुत पुराना संकट है। और इसी बीच वर्ष 2014 में आईसिस ने उत्तर पूर्व के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। फिर उसमें कई चीजें शामिल हुई, अलग अलग फैक्शन शामिल हुए, पश्चिमी देश उसमें शामिल हुए, रूस उसमें शामिल हुआ। वर्ष 2019 में इसकी क्षेत्रीय हार हुई थी आईसिस की। तो पश्चिमी देश चाहते हैं कि इसका फिर से पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईसिस का जो टारगेट है वो मुख्य रूप से पश्चिमी देशों की संस्कृति भी है। तो ये प्रमुख कारण है। अब आप देखिए कि पिछले कुछ समय से लगातार घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। फरवरी 2022 से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हमें देखने को मिल रहा है। अक्टूबर 2023 से यहां पर मध्य पूर्व का संकट आप देख रहे हैं लगातार प्रभावी होता जा रहा है।
मध्य पूर्व का जो संकट है इजराइल और हमास के बीच का। इसके अलावा अभी आपने कल ही की घटना देखी कि यहां वेनेजुएला पर यूएस ने आक्रमण कर दिया, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, निकोलस माडुरो को एक तरह से गिरफ्तार कर लिया है यूएस ने और वहां पर सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है। वर्ष 2024 में 25 में आपको कई घटनाएं देखने को मिली है। चाइना लगातार साउथ जो चाइना सी है उसमें प्रभावी होता जा रहा है, उसके 90% इलाके पर उसने अपना दावा ठोक दिया है। अब जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन वेनेजुएला में हुआ है ये किसी भी तरह से यूएन चार्टर के अनुसार नहीं है, यूनाइटेड नेशंस मैंडेट के अनुसार नहीं है। तो अगर चाइना ताइवान पर किसी तरह का हमला करता है, उस पर कब्जा करता है, सत्ता परिवर्तन करता है, तो क्या चाइना के इस आक्रमण को रोकने का, उसका विरोध करने का कोई नैतिक आधार यूएस और पश्चिमी देशों के पास रहेगा? क्या इस तरह की घटनाओं के प्रति उसकी एक नैतिक रूप से वो उसका विरोध कर पाएगा? हाल ही में हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नाइजीरिया में भी एक हमला किया था। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं अलग अलग। पहले से ही वर्ष 2025 में व्यापार टेंशन्स, अमेरिका के संरक्षणवाद के कारण एक जो उसने टैरिफ दुनिया भर में लगाया है, एक व्यापार टेंशन, एक ट्रेड टेंशन आपको दुनिया भर में देखने को मिल रही है। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटनाओं को देखेंगे तो उनके होने के पहले बहुत ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई थी जिससे एक बड़ी घटना के रूप में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हमारे सामने आया था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो 19वीं शताब्दी थी, 1870 के बाद का दशक है, इसमें पश्चिमी देशों में एक उग्र राष्ट्रवाद की स्थिति उभर रही थी, इसके अलावा यहां पर हम ये भी देखेंगे कि 1904 और 5 में रशिया और जापान के बीच एक युद्ध हुआ। फिर 1905 और 6 में मोरक्को संकट उभरा, जो कि पुनः 1911-12 में फिर से उभरा था। इसके अलावा बाल्कन संकट 1908 से 1912 के दौरान हमें देखने को मिला। फिर 1914 में ऑस्ट्रिया के जो आर्क ड्यूक हैं फ्रांस फर्डिनेंड, उनकी हत्या हो गई और उसका परिणाम हमें देखने को मिला 1914 से 1918 के बीच विश्व युद्ध के रूप में। इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के दौरान अगर आप देखेंगे तो कई तरह की छोटी घटनाएं हुई, जैसे 1919 में वर्साई की संधि में जर्मनी का जो अपमान हुआ। उसके अलावा 1929 में आप देखेंगे वैश्विक आर्थिक मंदी आई। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। 1937, 38, 39 में लगातार जर्मनी आक्रामक होता चला गया, उसके प्रति तुष्टीकरण की नीति ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने अपनाई। तो ये सारे कारण क्या बने? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के रूप में। दुनिया भर में वर्तमान में इतनी घटनाएं घट रही हैं, अगर ये आपस में अंतर संबंधित होती हैं तो इसके परिणाम बहुत विस्फोटक हो सकते हैं और इसलिए इनका विरोध करना, इंटरनेशनल ऑर्डर को, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अनुरूप चलाने का प्रयास करना, उसी का समर्थन करना देशों के लिए एक अवश्यंभावी आवश्यकता बन चुका है। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? पलमायरा को यूनेस्को द्वारा किस रूप में मान्यता दी गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: बायोस्फीयर रिजर्व, कल्चरल लैंडस्केप, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नन ऑफ द अबव। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।